क्या वो उतने ऊपर क्या? हाँ, फ्रंट होना चाहिए इसमें तभी कैमरा। पीछे से होगा ना? हाँ, लाइन टू हाँ कंटिन्यू ब्रॉडकास्टिंग। हाँ कंटिन्यू। हाँ, पूरा कंटिन्यू कर दें। वैसे नहीं आएगा। इसका वॉल्यूम बढ़ा लें। ऐसे करेंगे, हाँ रोटेट करेंगे। हाँ, ठीक है जी। हेलो, क्या आ, कुछ लोग हैं? कैसे पता चलेगा भाई? सब देख रहे हैं, तो हैं देख रहे हैं। आप ही केवल बोल रहे हैं, तो इसमें बोलिए, इसको हम्म, इसको छोड़ दीजिए आप ये मेरा ख्याल है कि आप लोग जुड़ चुके हैं, और जैसे कि हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि आज हम लोग टी.एस. इलियट के काव्य सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। पहले मैंने सोचा था कि शुरुआत इलियट का जो प्रसिद्ध सिद्धांत है ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव का, उससे करें, लेकिन ये समझ में आया कि ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव को समझने के लिए अगर हम इलियट की चर्चा पहले कर लें तो सुविधा होगी। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस एक क्लास में इलियट के इन दो मुख्य सिद्धांतों की मैं चर्चा पूरी कर लूँ। शुरुआत इलियट की निर्वैयक्तिकता की जो परिकल्पना है उससे मैं कर रहा हूँ। उसको अगर हम समझ लेंगे तो फिर ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव की अवधारणा को भी समझने में सहूलियत होगी। और निर्वैयक्तिकता के इलियट के सिद्धांत को समझने के लिए मैं इलियट के एक उद्धरण का सहारा लेना चाहता हूँ और उसी के साक्ष्य पर दूसरी बातों को समझने और समझाने की कोशिश करूँगा। पहले मैं इलियट की उस उद्धरण को पढ़ देता हूँ। आप जानते हैं कि ये अंग्रेज़ी में है, और फिर उसको मैं हिंदी में उसका एक काम चलाऊ अनुवाद आपके सामने पेश कर दूंगा। ये निबंध ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट इलियट का बड़ा प्रसिद्ध निबंध है 1919 का, उससे ये उद्धरण है, बड़ा प्रसिद्ध उद्धरण है। और मैं इसको पढ़ता हूँ और फिर इसका भावार्थ आपको हिंदी में बताता हूँ। आई कोट, द पोएट हैज़ नॉट अ पर्सनैलिटी टू एक्सप्रेस but a particular medium, which is only a medium, not personality, in which expressions and experiences combine in peculiar and full stop impressions and experiences which are important for the man may take no place in poetry, and those which become important in the poetry may play a quite a negligible part in the man, the personality. अगर आप इस पूरे उदाहरण पर ध्यान दें तो इसमें इलियट ने सबसे पहले तो इस बात पर जोर दिया है कि कवि का व्यक्तित्व महत्वपूर्ण नहीं है,
कवि केवल एक माध्यम है। अगर आप तुलना करें, और वो आवश्यक है, कि स्वच्छंदतावाद में कवि का व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता था। स्वच्छंदतावाद रोमांटिसिज्म कहते हैं। कवि के भावनाओं का तीव्र कविता के रूप में प्रकट होता था, ऐसा रोमांटिक कवि, स्वच्छंदतावादी कवि मानते थे। आपको ध्यान होगा कि वर्ड्सवर्थ ने लिखा है कि कविता व्यक्ति के भावों की पावरफुल स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है, उसकी अभिव्यक्ति है। तो शक्तिशाली स्वतः स्फूर्त भाव ही कविता है। इसका मतलब ये है कि कवि के मन में जो भाव आते हैं वो इतनी तीव्रता के साथ आते हैं कि वो कविता के रूप में स्वतः व्यक्त हो जाते हैं। तो रोमांटिक सिद्धांत में व्यक्तित्व उसका बहुत ही महत्वपूर्ण है, जबकि इलियट के अनुसार कवि का व्यक्तित्व महत्वपूर्ण नहीं है। इलियट उसे सिर्फ एक माध्यम के रूप में देखते हैं और ये बताते हैं कि कवि जो एक माध्यम मात्र है, उसमें अनेक प्रकार के अनुभव और उसकी अभिव्यक्तियाँ एक विशेष और अप्रत्याशित रूप से जुड़ जाती। ये प्रभाव और अभिव्यक्तियाँ जो कविता में आती हैं, वो जरूरी नहीं है कि वो कवि के व्यक्तिगत जीवन में भी महत्वपूर्ण हो। यानी कवि का जीवन और कविता में जो भाव आते हैं उनमें इलियट के अनुसार कोई सीधा संबंध नहीं। जबकि आपको समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, रोमांटिक काव्य सिद्धांत में कवि का जीवन और उसकी काव्यात्मक अभिव्यक्ति दोनों परस्पर प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। तो इस तरह से अगर आप निर्व्यक्तिकता के इलियट के सिद्धांत पर विचार करें तो आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि निर्व्यक्तिकता के सिद्धांत में इलियट कवि और रचना के किसी सीधे प्रत्यक्ष संबंध को स्वीकार नहीं करते हैं। यहाँ तक कि इस बात पर जोर देते हैं कि जो अनुभूतियाँ कवि के रूप में उसके व्यक्तिगत जीवन में महत्वपूर्ण हैं, वो कविता में भी महत्वपूर्ण हो, ये आवश्यक नहीं है। और इसीलिए इसी लेख में, यानी ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में, इलियट ने ये भी कहा, और वो बहुत मशहूर है। मैं एक पंक्ति आपको सुनाता हूँ और फिर उसका भी मैं आपको अर्थ बताता चलूँगा। वाक्य है इलियट का, और मैं उद्धृत कर रहा हूँ, नॉट टर्निंग लूज ऑफ इमोशंस बट एन escape from emotions. It is not expression of personality but an escape from personality. इसका हिंदी अर्थ हम लोग समझ सकते हैं कि पोएट्री यानी कविता मनुष्य के भावों की सीधी अभिव्यक्ति नहीं है, वरन कविता मनुष्य के अनुभवों से, अनुभूतियों से एक पलायन है, एस्केप फ्रॉम इमोशंस। यही नहीं, जो बात पहले इलियट ने कही थी उसी को एक तरह से उन्होंने दोहराया कि इट इज़ नॉट एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी, कि ये कवि के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं है कविता, बल्कि उससे
पलायन है। तो ये एलियट का बड़ा प्रसिद्ध और विवादास्पद वक्तव्य है, जिसकी अलग अलग ढंग से लोगों ने व्याख्या की और आलोचना भी की। लेकिन इसमें जो ख़ास चीज़ है वो यही है कि इलियट कवि व्यक्तित्व और रचना का जो संसार है, कवि के द्वारा रची गई जो रचना है, उन दोनों में अंतर करते हैं, दोनों को एक नहीं मानते हैं कि रचना और कवि के जीवन के बीच कोई सीधा प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। जबकि रोमांटिक काव्य सिद्धांत में इन दोनों के बीच एक सीधे प्रत्यक्ष संबंध की परिकल्पना की गई। अगर आप इलियट के द्वारा लिखी गई इन बातों को ध्यान में रखें तो एक और उदाहरण मैं इलियट की ही पुस्तक से आपके सामने रखना चाहता हूँ, सेक्रेड रूट नाम की जो पुस्तक है, और उसको भी आप जोड़ लें और उसके बाद फिर हम लोग इसके बारे में थोड़ी सी और उस उदाहरण को मैं पढ़ता हूँ। We can only say that a poem in some sense has its own life, but forms something quite different from the body of neatly ordered biographical data. That feeling or emotions or visions resulting from the poem is something different from the feeling or emotion or vision in the mind of the poet. वही बात है, लेकिन उसको इलियट ने और स्पष्ट किया है। इसका एक सरल काम चलाओ हिंदी अनुवाद हम लोग कर लेते हैं। We can only say a poem in some sense has its own life. यानी कुछ अर्थों में हम ये कह सकते हैं कि कविता का एक अपना जीवन होता है और कविता का ये जीवन कवि के जीवन से स्वतंत्र होता है। इसी को स्पष्ट किया है उन्होंने कि दैट इट्स पार्ट फॉर्म समथिंग क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी ऑफ नीटली ऑर्डर्ड बायोग्राफिकल डेटा। कि कविता का जो रूप बनता है और कवि के व्यक्तिगत जीवन में जो कुछ होता है उसमें अंतर है, वो भिन्न है, एक नहीं है। आगे देखिए कि दैट फीलिंग और इमोशंस और विजन्स रिजल्टिंग फ्रॉम द पोएम, कि वो अनुभूति, संवेग या दृष्टि जो हमें कविता से मिलती है, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका संबंध कवि के जीवन से भी हो। यहाँ पर भी उसी बात को कि कवि का जीवन और कवि के द्वारा रची गई कविता के बीच कोई सीधा प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, इलियट ने और स्पष्ट किया है। और एक तरह से दोनों के बीच, जो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी प्रत्यक्ष या सीधे संबंध को अस्वीकार किया है। यहाँ पर जो एक चीज़ और महत्वपूर्ण है और जिस पर मैं थोड़ा सा जोर दूंगा और एक उदाहरण हिंदी कविता का आपके सामने रखूंगा भी, वो ये है कि कविता के स्वतंत्र जीवन की परिकल्पना, कवि से भी स्वतंत्र कविता के जीवन, जिसमें कवि सिर्फ निमित्त मात्र है, वो उसका रचयिता नहीं है, वो माध्यम है। कवि के माध्यम से कविता बनती है, लेकिन कवि उसका स्वच्छंदतावादी अर्थों में नियंत्रक या रचयिता नहीं है। कवि और कविता ये दोनों एक सीमा के बाद अलग है। कविता का एक अपना स्वतंत्र जीवन है।
यहाँ तक कि कवि से भी स्वतंत्र उसका एक जीवन है। आप लोगों को याद होगा कि हिंदी में जैसे आप उस दौर के दो कवि बड़े प्रसिद्ध हैं, एक तो अज्ञेय और दूसरे मुक्तिबोध, जिसे हिंदी में नई कविता का दौर कहा जाता है, उसे ही अंग्रेजी में आधुनिकवाद का या अंग्रेजी का इस्तेमाल करें तो मॉडर्निज्म का दौर कहा जाता है। ये जो मॉडर्निज्म का दौर है वो हिंदी में नई कविता के रूप में सामने आता है। और जैसा कि मैंने कहा कि नई कविता के हिंदी में दो प्रमुख कवि हैं, मुक्तिबोध और अज्ञेय। मुक्तिबोध और अज्ञेय में कई मामलों में पर्याप्त मत वैभिन्न भी है, लेकिन इस इन दोनों कवियों में कुछ बातें ऐसी भी हैं जो मॉडर्निज्म के यानी स्वच्छंदतावाद के बाद का जो दौर है उसके काव्य सिद्धांतों से जुड़ती हैं या मिलती हैं। यहाँ तक कि इलियट के विचारों का असर न केवल अज्ञेय बल्कि मुक्तिबोध पर भी देखा जा सकता है। आप लोग जानते होंगे कि वात्स्यायन जी ने तो इलियट के उस प्रसिद्ध निबंध ट्रेडिशन और इंडिविजुअल टैलेंट का परंपरा और व्यक्तिगत प्रतिभा नाम से एक छाया अनुवाद या भावानुवाद ही कर डाला था। तो उससे, और ये जग जाहिर है, सभी लोग मानते हैं कि इलियट का अज्ञेय पर बहुत गहरा असर रहा है। कम से कम उनकी जो प्रारंभिक रचनाएं हैं उसका गहरा असर दिखाई पड़ता है। अब प्रारंभिक कहने में भी थोड़ा सा संकोच है क्योंकि एकदम शुरुआती जो दौर है ये नहीं आ रहा अभी तक, क्यों नहीं बताया? वो जो प्रारंभिक दौर है अज्ञेय का, उस पर तो छायावाद का भी एक असर या प्रभाव या संस्कार दिखाई पड़ता है, लेकिन वो बिल्कुल शुरुआत में इलियट का, अज्ञेय का, उस पर इलियट का गहरा असर है। लेकिन मैं यहाँ पर अज्ञेय के बारे में तो सभी जानते हैं, उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। उसके बजाय कविता को कवि से कैसे स्वतंत्र माना जाए, कवि से कविता की स्वतंत्र परिकल्पना, कविता कैसे कवि से स्वतंत्र हो जाती है अपनी निर्मित के बाद, ये बात न केवल इलियट में बल्कि मुक्तिबोध में भी है। और इसके लिए मैं अपनी बात को आपके सामने स्पष्ट करने के लिए मुक्तिबोध की कविता का एक अंश पढ़ता हूँ। वो बड़ा प्रसिद्ध और चर्चित अंश है कविता का, आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, और मैं उसे पढ़ता हूँ। नहीं होती कहीं ख़त्म कविता, नहीं होती, वह आवेग त्वरित काल यात्री है। मैं नहीं उसका कर्ता पिता धाता, वह कभी दुहिता नहीं होती। परम स्वाधीन है वह, विश्व शास्त्री है, गहन जन चरित्री है। नए अध्याय प्रकरण जुड़, तुम्हारे कारणों से जगमगाती है, मेरे कारणों से सकुच जाती है। तो यहाँ पर मुक्तिबोध की इस कविता की अगर आप प्रारंभिक पंक्तियों पर ध्यान दें
जिनको मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि मुक्तिबोध कहते हैं कि वह आवेग त्वरित काल यात्री है। कौन? कविता। और फिर वो कहते हैं कि मैं उसका नहीं करता, कि मैं उसका कर्ता, सब्जेक्ट या रचयिता नहीं हूँ। पिता धाता, मैं उसका पिता भी नहीं हूँ। वह कभी दुहिता नहीं होती, वो मेरी पुत्री नहीं हूँ, तो कविता कवि की पुत्री भी नहीं है। और उस बात को आगे अस्पष्ट किया मुक्तिबोध ने कि परम स्वाधीन है वो। अब परम स्वाधीन कहने का मतलब है कि कवि से स्वाधीन तो है ही, कवि के अनुभव की सीधी अभिव्यक्ति तो है ही नहीं, साथ ही साथ जन्म लेने के बाद तो वो कवि से पूरी तरह स्वतंत्र हो जाती है। उसका अपना एक स्वतंत्र वजूद या अस्तित्व कायम हो जाता है। और अगर आप इसको मनुष्य के जीवन के साक्ष्य पर समझने का प्रयास करें तो ऐसे सोच सकते हैं कि जैसे बच्चा जन्म लेने के बाद धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और फिर उसका अपना एक स्वतंत्र व्यक्तित्व बन जाता है, और फिर वो जो कुछ भी करता है वो उसके माता पिता के द्वारा निर्धारित या संचालित नहीं होता है। मुक्तिबोध इस कविता में यही कहना चाहते हैं कि अगर कोई रचना सदैव अपनी सार्थकता के लिए या अपने अर्थ निष्पादन के लिए कवि सापेक्ष ही बनी रहे तो वो रचना फिर ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी। ज़्यादा बड़ी रचना तो वो है जो जन्म लेने के बाद अस्तित्व ग्रहण कर लेती है, उसका एक स्वतंत्र अस्तित्व बन जाता है और वो आगे चलता है, कवि से वो स्वाधीन हो जाती है। तो ये बात मैंने आपके सामने इसलिए रखी ये समझ में आए कि इलियट का जो निर्वैयक्तिकता का काव्य सिद्धांत है हम किस तरह से समझें और उसको स्वच्छंदतावाद के दौर का जो काव्य सिद्धांत है उससे उसका अंतर कैसे करें। मेरा ख्याल है कि आप लोग जानते होंगे कि जो स्वच्छंदतावादी काव्य सिद्धांत है उसमें कवि का व्यक्तित्व तो बहुत ही प्रमुख है, जिसकी मैं चर्चा कर चुका हूँ। मैं सिर्फ उसको दोहराने के लिए आपके सामने रख रहा हूँ। और कवि का व्यक्तित्व ही उसकी कविता में सीधे व्यक्त होता है, ऐसा वो मानते रहे हैं। तो उस स्वच्छंदतावादी इस अवधारणा को अगर आप ध्यान में रखें तो आपके समझ में आएगा कि इलियट वास्तव में निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत के प्रतिपादन के द्वारा स्वच्छंदतावाद के सिद्धांतों की आलोचना कर रहे हैं, उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, उसको अस्वीकार कर रहे हैं। तो इलियट की जो बहस है वो वास्तव में स्वच्छंदतावादी काव्य सिद्धांतों को लेकर है, जिससे वो असहमत है, उसको वो स्वीकार नहीं करते हैं। बाद में कवि ठीक उसका उल्टा इलियट के यहाँ कवि के व्यक्तित्व को सिर्फ एक माध्यम में रिड्यूस कर दिया गया है और कविता को कवि के सापेक्ष नहीं, कवि से स्वाधीन माना गया है। तो ये महत्वपूर्ण प्रस्थान है हमें इलियट की निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत को समझने के प्रसंग में ध्यान में रखना चाहिए। तब हमें ये समझ में आएगा कि ये इलियट ये बातें क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कोई भी बात हवा में नहीं कही जाती, उसका कोई ना कोई संदर्भ होता है, उसका परिप्रेक्ष्य होता है। तो अगर ये बातें आपके समझ में आ गई मैं ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव का जो इलियट का सिद्धांत है
उसकी चर्चा प्रारंभ कर सकता हूँ कि ऑनलाइन व्याख्यान और क्लास के व्याख्यान में मुझे लगता है कि जो अंतर है या है वो यही है कि क्लास में तो हम सीधे आपको देख सकते हैं, अनुमान कर सकते हैं कि आपके क्या बातें समझ में आई या नहीं आई, और पूछ भी सकते हैं कि कुछ आपको अगर ऐसा हो जो नहीं समझ में आया हो तो आप हमें बताएं। तो हो सकता है कि इसमें भी इस तरह के सिस्टम हो ऑनलाइन व्याख्यान के, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए हम लोग अभी बिल्कुल नौसिखिए हैं, और व्यक्तिगत रूप से तो मेरा ये पहला ही प्रयास है। तो मुझे ये जानने में जानने का कोई और विकल्प फ़िलहाल नहीं समझ में आता कि मैं ये जान सकूं कि आपको जो बातें मैंने अभी तक कहीं वो समझ में आई कि नहीं, और इसके अतिरिक्त अगर कोई आपका प्रश्न हो, वो जिज्ञासा हो, तो वो मैं आपसे पूछ सकूं या जान सकूं। तो फिलहाल इस प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए मैं इलियट के ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव सिद्धांत की चर्चा करता हूं। ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव का हिंदी में अनुवाद संभवतः वस्तुनिष्ठ सहसंबंध के रूप में किया जाता है, लेकिन ये अंग्रेजी में भी ये जो ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव है पद है, ये इतना चर्चित हो गया है कि अंग्रेजी से भी अगर आप उसका बोध करें, अनुवाद न करें, तब भी काम चल जाता है। तो को रिलेटिव के समझने के लिए फिर मैं इलियट के एक उद्धरण का सहारा लूँगा और पहले उसको आपके सामने पढ़ूँगा। स्वाभाविक है कि मूल तो अंग्रेजी में है, उसका एक सरल काम चला अनुवाद मैं आपके सामने पेश कर दूँगा और फिर चर्चा को आगे बढ़ाऊँगा। तो जो उद्धरण है जो मैंने चुना है वो मैं आपको सुनाता हूँ और फिर उसका अनुवाद आपको बताता हूँ। इलियट लिखते हैं कि ये चीज़ें हम लोग बाद में ले लेंगे, पहले हम लोग इसको पूरा कर लें, ठीक है? हाँ, ओके। तो मैं उस उद्धरण को पढ़ता हूँ। The only way of expressing emotions is by finding an objective correlative. मैं फिर से रिपीट कर दूँ। The only way of expressing emotions in the form of art is by finding an objective correlative. In other words, a set of objects, a situation, a chain of events which shall be formula of that particular emotion, that external facts which must terminate in sensory experience are given, the emotion is immediately evoked. मैं आपके मैं देख रहा हूँ और अपनी चर्चा पूरी कर लें तो फिर उसके बाद इन बातों को हम लेंगे कि व्यक्ति और समाज को लेकर के या रचनाकार और व्यक्ति को लेकर के इलियट के जो विचार हैं वो कहाँ तक सार्थक है, प्रासंगिक है। लेकिन मैं ये बात आपको पहले स्पष्ट करूं कि कोई भी विचार से आप रूबरू हों, उसके उसका जो तरीका है वो ये है कि पहले हम वो गलत है या सही है ये हम कुछ देर के लिए सस्पेंड रख मन में। हम पहला काम किसी भी
विद्यार्थी या अध्येता का कि वो ऐसे विचार को भी पूरी गहराई से समझने का प्रयास करे जिस विचार से वो बिल्कुल सहमत नहीं। समाज के लिए इलियट के विचारों की कितनी सार्थकता है या नहीं है, ये बहुत बाद का प्रश्न है। जो पता है और जो किसी भी विद्यार्थी या किसी भी शिक्षक के लिए ज़रूरी है वो ये है कि हम इलियट के विचारों को या किसी के विचारों को क्या बहुत गहरा सके हैं। तो पहला प्रयास आप लोग भी कीजिए कि इलियट हो या कोई भी हो, उसके विचारों को पहले ठीक से आत्मसात कीजिए। फिर वो बात आएगी बाद में कि उन विचारों से हम कहाँ सहमत हैं। तो जिसे आप कहते हैं ना कि डोंट जंप द गन, एक एक सीढ़ी चढ़ें। अचानक जो अगर आप कई सीढ़ियाँ चढ़ने का प्रयास करेंगे तो उससे किसी के भी विचार को समझने में मदद नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़ ये, विचारक से हम कई बार बहुत सारे मुद्दों पर या ज़्यादातर मुद्दों पर असहमत होते हैं। उसके यहाँ भी अगर हम मन लगाकर गहराई से उसके विचारों को समझने का प्रयास करें तो कई ऐसी बातें हमें मिल जाती हैं जो बहुत काम की होती हैं। तो जैसे कि कबीर ने कहा था ना कि सार सार थोथा दे उड़ाए। तो मैं क्लास में भी आप सभी से ये कहता आया हूँ कि समाज के लिए, देश के लिए, ब्रह्मांड के लिए उन विचारों का क्या महत्व है, इस प्रश्न को आप छोड़ दीजिए। क्योंकि एक सीमा के बाद तो किसी भी विचार के सामने इस तरह का प्रश्न किया जा सकता है कि उसका समाज के लिए क्या महत्व है या महत्व नहीं है। और ये भी आप जानते हैं कि कोई विचार किसी की दृष्टि में समाज के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है और किसी दूसरे के लिए वो विचार बहुत ही ख़तरनाक भी हो सकता है या अनुचित भी हो सकता है। तो दृष्टिभेद से भी समाज के लिए क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं है, इसमें अंतर आ जाएगा। और काल भेद से भी आ जाएगा कि जो बातें आज हमें समाज के लिए बड़ी अच्छी लग रही हैं, हो सकता है कि समय बीतने के बाद वो बातें हमें समाज के लिए उतनी अच्छी ना लगे। अब जैसे आज इस कोरोना काल में जब हम लोग इस तरह से रूबरू हो रहे हैं तो इस प्रश्न पर भी नए सिरे से विचार बुद्धिजीवियों के बीच शुरू हुआ है कि औद्योगिक क्रांति के बाद औद्योगिकरण का जो सिलसिला पूरी दुनिया में शुरू हुआ वो जिस गति या दुर्गति को आज प्राप्त हो रहा है उससे पुनरावलोकन करने की आवश्यकता है कि नहीं। इसका मतलब ये है कि एक ज़माने तक 20वीं सदी तक एक तरह से आप कह सकते हैं औद्योगिकरण को सभी लोग सही मानते थे, उस पर प्रश्न ही नहीं उठते थे। विकास का मतलब ही होता था औद्योगिकरण। लेकिन आज आप देखिए कि उसी औद्योगिकरण को लेकर के पर्यावरण की और पृथ्वी के अस्तित्व की जो चुनौती, नई चुनौती सामने आ रही है, उसके परिप्रेक्ष्य में नए सिरे से सवाल उठ रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि समाज की दृष्टि से विचार कितने महत्वपूर्ण हैं वो एक बहुत लंबा प्रश्न है और जिसका अंतिम समाधान तो शायद कोई कर ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। तो इसलिए उसको थोड़ी देर के लिए हम लोग समाज के दृष्टि के विचारों की क्या सार्थकता है उस प्रश्न को लेंगे और ये देखें कि इलियट ने ये जो उद्धरण मैंने जिसका एक काम चलाऊ मैं अब हिंदी अनुवाद आपके सामने पेश करूँगा, वो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के प्रसंग में अक्सर ज़्यादातर जगहों पर विद्वानों ने इस अंश को उद्धृत किया है।
मेरा ख्याल है कि आपको भी किसी भी किताब में कोई बेहतर किताब होगी तो उसमें भी मिल जाएगा। और मैं उसका हिंदी हिंदी भावार्थ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। The only way of expressing emotion in the form of art is by finding an objective correlative. एलियट ये कहते हैं कि कला में अभिव्यक्ति का एक ही तरीका है, आप कोई ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव खोज लें। अब आप इसका अंतर स्वच्छंदतावाद से कर सकते हैं। स्वच्छंदतावाद में यह है कि जो भी भाव आया है वो सीधे व्यक्त होगा, आत्मा अभिव्यक्ति है एक तरह से कविता। यहाँ एलियट ये कह रहे हैं कि नहीं, उसके लिए आपको कोई एक ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव खोजना होगा। और ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव से एलियट का आशय क्या है, ये फिर आगे उन्होंने बताया है दूसरे शब्दों में, अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वस्तुओं का एक सेट, अ सिचुएशन, एक परिस्थिति आप निर्मित करें, अ चेन ऑफ इवेंट्स, घटनाओं की एक श्रृंखला इस तरह से का वर्णन करें, रचें, जो एक फार्मूला का काम करेगी उस संवेग की या अनुभूति की अभिव्यक्ति के लिए, इस तरह से कि जैसे वो सारी चीज़ें आप प्रत्यक्ष करेंगे अपनी रचना में, उस अनुभूति का प्रस्फुरण पाठक या श्रोता में हो जाएगा जो है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है वो क्या है एलियट के अनुसार, हम फिर से रिपीट कर सकते हैं, एक सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, एक सिचुएशन है, अ चेन ऑफ इवेंट्स है, जो आपके अंदर एक सेंसरी एक्सपीरियंस पैदा करेगा, यानी अनुभूति परक एहसास आपके अंदर पैदा होगा। अब यहाँ पर भी देखिए आप कि अनुभूति परक आंतरिक एहसास की बात एलियट ने की है। इसका मतलब ये है कि काव्य से जो आपको मिलता है, जो आपको प्राप्त होता है, उसका एहसास इंद्रियों के स्तर पर होना चाहिए, आंतरिक होना चाहिए। यानी विचार से ज़्यादा संवेदना काव्य के लिए महत्वपूर्ण है। विचारों की भूमिका दूसरे शास्त्रों में ज़्यादा है। अब यहाँ पर भी आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग ये समझने का उपक्रम कर रहे हैं कि एलियट क्या कहते हैं। अब वो कितना सही है या गलत है, ये हम लोग विचार कर सकते हैं। और विचार करने की भी समस्या ये है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरे द्वारा या किसी के द्वारा दिए गए निष्कर्ष से आप सहमत हों। तो इसीलिए मैं चाहता था और चाहता हूँ कि हर विद्यार्थी को किसी भी सिद्धांतकार के बारे में, विचारों की सार्थकता के बारे में, महत्व के बारे में अपने स्तर पर निर्णय लेना चाहिए। मैं अपने विचारों को क्यों थोपूं कि मुझे ये सही लगता है या इतना सही लगता है या इतना गलत लगता है। मैं जो मानता हूँ कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे विद्यार्थी भी वही माने। उनको अपने ढंग से सोचने विचारने की स्वाधीनता होनी चाहिए। अब मैं एलियट ने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए जो बातें कहीं, और ये सारी बातें, ज़्यादातर ये बातें हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स नाम का जो लेख है उसमें आती हैं, और उसी का एक उदाहरण मैं आपके सामने और रखता हूँ जो एलियट के इस ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के सिद्धांत को समझने में हमारी मदद करेगा। और ये जो पहले उदाहरण मैंने आपके सामने पढ़कर सुनाया, उसी का एक तरह से पूरक है। उदाहरण मैं पढ़ता हूँ और फिर पहले की तरह उसका एक सरल अनुवाद हिंदी में कर दूंगा।
an external equivalent for an internal state of mind. Thus, any object, scene, event, situation to stand for or evoke a given mood or emotion as opposed to direct subjective expression of it. पर अगर आप देखें तो वो बात जो मैं बार बार आपके सामने प्रयास कर रहा था कि स्वच्छंदतावाद में कविता को कवि के मनोभावों की सीधी प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति माना जाता है, वो बात इलियट ने इस उद्धरण में स्पष्ट करती है। और इस उद्धरण का जो नीचे का आखिरी हिस्सा है, वहाँ से अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो सुविधा होगी। एज अपोज टू अ डायरेक्ट सब्जेक्टिव एक्सप्रेशन ऑफ इट, कि सीधा आत्मपरक अभिव्यक्ति, सीधी आत्म, ये स्वच्छंद रिश्ता है। इलियट क्या कहते हैं कि एन एक्सटर्नल इक्विवेलेंट फॉर एन इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड, आपके मन में जो कुछ है उसकी अभिव्यक्ति के लिए उसी का समतुल्य, ये इसी को इलियट ने कहा कि ये ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव है, और उसका अंतर किया किससे, जो एज अपोज टू डायरेक्ट सब्जेक्टिव एक्सप्रेशन ऑफ इट, सीधा डायरेक्ट सब्जेक्टिव एक्सप्रेशन है इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड का, उसके विपरीत उसका एक्सटर्नल इक्विवेलेंट समान धर्म, ये ऑब्जेक्ट। अब अगर आप इन बातों को ध्यान में रखें तो हम इलियट के ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव के सिद्धांत को समझने के लिए 3 उदाहरणों का सहारा लेंगे। पहला तो वही है जो इलियट ने स्वयं दिया है। आप जानते हैं कि इलियट ने हैमलेट एंड इट्स प्रॉब्लम वाले लेख में शेक्सपियर के इस नाटक को श्रेष्ठ नाटक नहीं माना। अब ये बात अलग है कि इलियट के इस निष्कर्ष से भी ज़्यादातर लोग असहमत हैं, मैं भी असहमत हूँ कि हैमलेट भी इलियट का एक बड़ा नाटक है, लेकिन इलियट को चूँकि ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव का सिद्धांत प्रतिपादित करना है, इसलिए हैमलेट में हैमलेट की जो सीधी सीधी आत्मा व्यक्तियाँ हैं उसको इलियट ने कला की दृष्टि से अनुचित माना और कहा कि कला की दृष्टि से। आप ये बात जानते ही हैं कि इसी कारण कवि भी इलियट को पसंद नहीं थे, उनको या उनकी कविताओं में उनको श्रेष्ठ कला के दर्शन नहीं होते थे, क्योंकि स्वच्छंदतावादी कवि भी अपनी अनुभूतियों की अपनी कविता में प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति करते प्रतीत होते हैं। तो इसी निष्कर्ष पर, इसी निकष पर इलियट ने शेक्सपियर के नाटक हैमलेट को कला की दृष्टि से कमज़ोर घोषित किया। विवादास्पद मंतव्य है। अभी हम लोग, इलियट ने माना कि शेक्सपियर का एक दूसरा नाटक है किंग लियर, वो ज़्यादा बेहतर या अच्छा नाटक है, और अपने ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव के सिद्धांत को प्रत्यक्ष करने के उदाहरण के रूप में इलियट ने किंग लियर का उदाहरण दिया। अगर आपने, वैसे तो किंग लियर का हिंदी में अनुवाद भी कई लोगों ने किया है, और अगर आप उसकी कथा से परिचित हों तो मुझे सुविधा होगी, मैं मान के चल रहा हूँ कि उसकी कथा से आप परिचित हैं। उसमें एक दृश्य है जब किंग लियर की बेटी किंग लियर को सत्ता से अपदस्थ कर देती है, उनको
उनसे उनका राज्य छीन लेती है। कहानी मैं नहीं बता रहा हूँ, आप मेरा ख्याल है कि जानते होंगे, और नहीं तो जान लीजिए। का राजपाट छीन लिया गया है और उनको राजमहल से बाहर निकाल दिया गया है। वो जंगल में भटक रहे हैं, बहुत ही हताश, निराश और दुखी, क्योंकि जिस बेटी को वो बहुत ज़्यादा स्नेह करते थे, उसी बेटी ने उनको बाहर किया था। अब किंग लियर के अंदर जो भावनाओं का तूफान आया हुआ है, उसकी अभिव्यक्ति के लिए शेक्सपियर ने दिखाया है उस नाटक में, अगर आप पढ़ें या आपने पढ़ा होगा, कि बाहर एक तूफान आया हो। प्रकृति में वास्तव में एक तूफान आया हुआ है, और उस तूफान का जिस तरह से शेक्सपियर ने वर्णन किया है, उसको अगर आप पढ़ें तो ये प्रतीत करने में, इस प्रतीत में ज़्यादा मुश्किल नहीं होती कि ये तूफान सिर्फ प्रकृति का बाहर का तूफान नहीं है। ये तूफान तो वास्तव में किंग लियर के अंदर भावनाओं का तूफान भी है। तो बिना कुछ कहे, बिना सीधे सीधे इस बात की घोषणा किए, शेक्सपियर बाहर के तूफान का इस तरह से वर्णन करते हैं जिससे किंग लियर की मनोदशा का बोध अपने आप हो जाता है। इलियट के अनुसार यही ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव है। किंग लियर के मनोभावों को व्यक्त करने के लिए ये बाहर प्रयोग शेक्सपियर ने इलियट के अनुसार एक ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव के रूप में किया है, जहां अलग से शेक्सपियर को ये बताने की ज़रूरत नहीं हुई कि किंग लियर के मन में भावनाओं के कैसे कैसे तूफान आ रहे हैं। अपने यहाँ भारतीय परंपरा अगर आप देखें, भारतीय काव्यशास्त्र की परंपरा में, तो अपने यहाँ एक अवधारणा है जिसे कहा जाता है कि स्वशब्द वाच्यत्व दोष। मतलब ये है कि किसी भी परिघटना का इस प्रकार से आप वर्णन करें कि दूसरे को आपकी मनोदशा का बोध हो जाए। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति भूखा है, तो उसके हाव भाव का इस प्रकार से वर्णन करना चाहिए एक अच्छे और सफल रचनाकार को कि उसके हाव भाव से दूसरे को ये प्रतीत हो जाए कि ये भूखा है। अगर अलग से उसको कहना पड़े कि मैं भूखा हूँ या वो भूखा है, तो फिर ये उसकी कला की पराजय है। इसी को अपने यहाँ काव्यशास्त्र की परंपरा में स्वशब्द वाच्यत्व दोष कहा गया है। किंग लियर के इलियट के अनुसार यही होता है कि शेक्सपियर को अलग से ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि किंग लियर के अंदर, किंग लियर के मन में विचारों का तूफान कैसे उमड़ घुमड़ रहा है, प्रत्यक्ष हो रहा है। अब अगर इस बात को हम लोग भारतीय परंपरा के दो उदाहरणों के माध्यम से समझना चाहें, तो हम समझ सकते हैं कि इलियट ने ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव की बात लिखी चाहे बाद में हो, लेकिन साहित्य में इस तरह के प्रयोग बहुत पहले से पश्चिम में भी और भारत में भी होते रहे। एक उदाहरण ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव को समझने की दृष्टि से मैं तुलसीदास के रामचरितमानस से आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ।
और ये मैं आपको बताऊं कि ये उदाहरण जब मैं आपकी तरह एमए का विद्यार्थी था तो अपने गुरुदेव आदरणीय प्रोफेसर नामवर सिंह से क्लास में सुना था। यानी इस उदाहरण का प्रयोग ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव को समझाने के लिए नामवर जी ने हम लोगों की एमए की कक्षा में किया था। तो मैं चाहता हूं, और इसको मैंने लिखा भी है, मैं चाहता हूं कि वो प्रसंग आपको बताऊं जिसका उपयोग नामवर जी ने क्लास में इलियट के ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव के सिद्धांत को समझाने के लिए किया था। और उसके बाद अगर आप बोर नहीं हो रहे हैं तो थोड़ा सा समय मैं और लूँगा जिसमें मैं एक उदाहरण और आपको के सामने प्रस्तुत करूँगा ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव को समझाने के लिए। और ये उदाहरण कालिदास के कुमार संभव नाटक से है। ये मैंने चुना है और जिसे हमारे भारतीय संगीत की परंपरा में जिसे उपज और बढ़त कहा जाता है संगीत में, तो ये एक तरह से ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव को समझने की प्रक्रिया में आप इसे मेरी बढ़त मान सकते हैं। लेकिन पहले रामचरितमानस का वो प्रसंग जिसकी चर्चा मैंने अभी की, प्रसंग है राम और सीता के वनगमन का, राम सीता और लक्ष्मण के वनगमन का। बड़ा सुंदर और कला की दृष्टि से बहुत ही श्रेष्ठ कला का उदाहरण है वो, कि राम लक्ष्मण और सीता जा रहे हैं और उनको जाते हुए गांव की कुछ औरतें देखती हैं और उनको जिज्ञासा होती है कि ये तीन कौन हैं। और फिर सीता उसका उत्तर देती है। रामचरितमानस में तुलसीदास ने इस प्रसंग को जिस प्रकार से रचा है वो मेरी समझ से कला के कुछ श्रेष्ठतम उदाहरणों में से एक है। उसको आपके सामने सुनाऊंगा, पढ़ूंगा, और इसको आप बाद में भी देख सकते हैं। और इसमें ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव के सिद्धांत के सहारे इस प्रसंग की कैसे व्याख्या की जा सकती है, लागू किया जा सकता है, वो भी आपके सामने मैं स्पष्ट करूंगा। और मेरा ख्याल है कि इतनी बातें अगर आपने समझ ली होंगी तो आप स्वयं ही समझ। प्रसंग है और मैं पढ़ता हूँ। कोटि मनोज लजावन हारे, सुमुख कहो कुहु आहि तुम्हारे, सुनि स्नेह मैं मंजुल बानी, सकुची सिय मन मह मुस्कानी, तिनहि बिलोक बिलोकत धरनी, दुह संकोच सकुचति बर वरनी, सकुच सप्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर वचन पिक बहनी, सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नामु लखन लघु देवर मोरे, बहुरि वदन विधु अंचल ढाकी, पियतन चितय भौं कर बाकी, खंजन मंजु तिरीछे नयननि, निज पति कहो तिनहि सिय सैननि, भई मुदित सब ग्राम बधूटी, रंकन राय रास जन लूटी। लेकिन पूरे को, इस पूरे अंश को आपके सामने मैं रिपीट नहीं करूंगा। अंत से पहले की दो पंक्तियों पर आप ध्यान दीजिए, जिसके सहारे आप ऑब्जेक्टिव की जो बात है इलियट की, उसको यहाँ पर प्रत्यक्ष होते देख सकते हैं।
बहुरी वदन विधु अंचल सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। कि ये जो गोरे हैं, सहज सुभाय जिनका है, सुभग और जो सुभग हैं उनका नाम लखन है, लक्ष्मण। ये तो सीता ने कह दिया। अब आगे जो बात है, और जिसके लिए भारतीय संस्कृत में अब तो खैर बदल गया, लेकिन लंबे समय तक ये माना जाता था कि स्त्रियां अपने पति का नाम नहीं लेती, नाम लेना उचित नहीं माना जाता था। अब तो ऐसा नहीं है। तो संकोच होता है सीता को कि कैसे कहें कि जो दूसरे हैं वो सीता के कौन है। इसी बात को अगली पंक्ति में तुलसीदास ने रचा है, और उसको आप फिर से सुनिए और उसका रसास्वादन कीजिए कि बहुरी वदन विधु अंचल ढाकी, पियतन चितय भौं होकर बाकी। फिर उन्होंने अपने आंचल से अपने चेहरे को, बदन को ढाका, और पियतन चितय राम की तरफ देखा, और भौवें तिरछी कर, भौं कर बाकी, भौवें तिरछी कर राम की तरफ देखा। खंजन मंज तिरीछे नैनन, ये सीता के लिए आया है कि सीता की आंखें कैसी हैं। निज पति कहु तिन्ह सिय सैन, अपने पति राम के बारे में सीता ने इशारों में कह दिया, इशारों में कह दिया। यहाँ पर तुलसीदास की काव्य कला की विशेषता ये है कि सीता को राम के बारे में बताते हुए संकोच हुआ। उन्होंने पूरा चित्र इस तरह से उपस्थित किया, उसको इस तरह से रचा कि पढ़ने वाले को या सुनने वाले को एहसास हो जाता है, अनुभूति हो जाती है कि सीता को संकोच हो रहा था, लज्जा की अनुभूति हो रही थी अपने पति राम के बारे में बताने में। अब अगर आप भारतीय काव्यशास्त्र की परंपरा की दृष्टि से विचार करें तो इसे अपने यहाँ विभावन व्यापार कहा जाता है। विभावन व्यापार के माध्यम से आप उस अनुभूति को प्रत्यक्ष करते हैं। और आप ये तो जानते ही हैं कि रस सिद्धांत पहले तो नाटक के लिए था, आनंदवर्धन ने फिर उसको काव्य के क्षेत्र में भी प्रयोग किया। थोड़ा पहले भी कुछ लोगों ने किया होगा, लेकिन व्यवस्थित रूप से काव्य के क्षेत्र में रस सिद्धांत को लागू करने का बड़ा काम आनंदवर्धन ने किया सैद्धांतिक स्तर पर। तो अगर आप भारतीय काव्यशास्त्र की परंपरा की शब्दावली में विचार करना चाहें तो आप कह सकते हैं कि ये एक तरह से हमारी परंपरा में जिसे विभावन व्यापार कहा जाता है, उसी को इलियट ने ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव नाम दिया है। ये कहने का मकसद ये नहीं है कि दोनों में कोई फर्क नहीं है, या इलियट ने जो कुछ लिखा उसका महत्व नहीं है, वो है सिर्फ समझने की सुविधा की दृष्टि से मैंने ये सरलीकरण किया है। लेकिन ये बात भी सही है कि विभावन व्यापार में वो बहुत सारी बातें आ जाती हैं जिनका बोध इलियट के ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव के सिद्धांत के माध्यम से होता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि कुछ बढ़त इसमें मैं करूँगा इस बार, और वो उस बढ़त के रूप में कालिदास के कुमार संभवम नाटक का एक श्लोक मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, उसको सुनाऊँगा। वहाँ पर भी आप
भावन व्यापार के माध्यम से कालिदास के श्लोक की इस पंक्ति के मर्म को समझ सकते हैं। प्रसंग ये है कि पार्वती प्रारंभ से ही अपने पति के रूप में शिव की कामना करती आई थी। एक दिन नारद मुनि उपस्थित होते हैं उनके पिता के सम्मुख, जहाँ पर पार्वती भी बैठी हुई हैं, और वो नारद मुनि पार्वती के पिता से ये निवेदन करते हैं कि पार्वती का विवाह आप शिव से कर दें। अब ये एक ऐसा प्रसंग है जिसको वहाँ पर पार्वती बैठी हुई सुन रही है। अब चूंकि ये तो इच्छा पार्वती के मन में पहले से ही थी, तो स्वाभाविक है कि आप अनुमान कर सकते हैं कि पार्वती को अच्छा लग रहा होगा कि उनकी मनोकामना पूरी होने वाली है। तो पार्वती को हर्ष हो रहा है, खुशी हो रही है कि जो वो चाहती थी वही जैसे पूरा होने वाला है। लेकिन पिता के समीप वो बैठी हुई हैं, इसलिए उनको थोड़ा सा संकोच और लज्जा भी हो रही है। तो हर्ष और लज्जा ये दो भाव हैं जिनकी एक साथ अनुभूति पार्वती को हो रही है। नारद ऋषि के इस प्रस्ताव के संदर्भ में कालिदास ने जो किया है, और ये एक बहुत बड़ा महान कवि ही कर सकता है, जिसके सामने नतमस्तक होने का मन करता है, कि इनमें से कोई बात कालिदास ने अलग से नहीं कही है, जिसका उल्लेख मैंने पहले भी किया था कि स्वशब्द वाच्यत्व दोष हो जाता। कालिदास ने जो किया है वो मैं आपको सुनाता हूँ, पहले संस्कृत में और फिर उसका सरल हिंदी अनुवाद। एवं वादति देवस्य दैवर्षो पार्श्वे पितुर्धोमुखी। एवं वादिति देवस्य दैवर्षो पार्श्वे पितुर्धोमुखी लीला कमल पत्राणि गुणयामास परिधि। लीला कमल पत्राणि गुणयामास परिधि। इसका हिंदी अनुवाद ये हुआ कि देवर्षि नारद के ऐसा कहने पर, कैसा कहने पर कि आप पार्वती का विवाह शिव से कर दें, ऐसा कहने पर पिता के पास बैठी पार्वती नीचा मुख कर लीला कमल के पेपों को गिनने लगी। पार्वती, पिता के पास बैठी पार्वती मुख नीचा कर लीला कमल के पत्तों को गिनने लगी। केवल ये लिखा है कालिदास ने, और यहाँ पर आप अनुमान कर सकते हैं कि हर्ष और लज्जा का भाव व्यंग्य है, वो व्यंजित होता है, वो कहा नहीं गया है। तो अगर आप भारतीय काव्य शास्त्र की दृष्टि से विचार करें तो ये व्यंजना है, और व्यंजना को अपनी परंपरा श्रेष्ठ काव्य कहा गया है कि जहाँ वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाए जो कही ही नहीं गई है। पार्वती के हाव भाव से, है ना, लज्जा और हर्ष की प्रतीति पाठक को या श्रोता को हो जाती है, जिसको अपने यहाँ, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अपनी परंपरा में जिसको विभावन व्यापन कहा गया है। तो यहाँ ये लीला कमल के पत्तों को गिनना जो है, ये अपने आप में तो कोई काम नहीं है, लेकिन अगर ऐसा पार्वती कर रही हैं तो क्यों कर रही हैं, ये भाव व्यंजित होता है। जो सहृदय है, जो जिसमें काव्य का संस्कार है, वो सहज ही
इसके व्यंग्यार्थ का एहसास कर लेता है और उसको समझ में आ जाता है कि यहाँ पर एक श्रेष्ठ कवि की, महान कवि की महान रचना की वो सामने है। तो मेरा ख्याल है कि समय जितना था उससे हम लोग आगे बढ़ गए और इस एक व्याख्यान में जो बातें मैं आप लोगों के सामने कहना चाहता था उसका मूल जो है, मुख्य जो उसके बिंदु हैं वो मैंने आपके सामने रख दिए कि कैसे इलियट का जो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का सिद्धांत है उसमें और भारतीय काव्यशास्त्र की परंपरा में विभावन व्यापार की जो अवधारणा है, व्यंजना की जो अवधारणा है, उनके बीच कुछ साम्य अवश्य है। लेकिन उसके साथ साथ इलियट को इस बात का श्रेय अवश्य देना चाहिए कि इलियट ने ये विभावन व्यापार कैसे होता है उसको उसकी ज़्यादा विशद और ठोस व्याख्या की है, उसको समझाया है कि विभावन व्यापार होगा कैसे। तो जो चीज़ भारतीय काव्यशास्त्र की परंपरा में सूत्र रूप में थी या मूर्त रूप में थी उसको इलियट ने और ज़्यादा साकार रूप दिया है, उसको आगे बढ़ाया है, उसमें कुछ जोड़ा है। अब ये बात तो मेरा ख्याल है कि कहने की नहीं है कि इलियट, मेरा ख्याल है कि ऐसा शायद होगा भी नहीं कि इलियट भारतीय काव्यशास्त्र के इन सिद्धांतों से परिचित रहे होंगे। वैसे भारतीय परंपरा और दर्शन से परिचित थे, लेकिन काव्यशास्त्र के इन सिद्धांतों से परिचित थे मेरे समझ से शायद नहीं थे। तो कई बार अलग अलग परंपराएं अपने अपने ढंग से कुछ समान निष्कर्षों पर, सिद्धांतों पर भी पहुंचती हैं। तो शास्त्र की परंपरा का उल्लेख करने का मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं ये कहूँ कि सब कुछ हमारे यहाँ है, वो तरीक़ा भी गलत है। लेकिन ये भी है कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे विचार और सिद्धांत अलग अलग सभ्यताओं में साथ साथ चलते हैं, समानांतर चलते हैं, भले ही वो परस्पर एक दूसरे से परिचित न हो, एक दूसरे से उनका से सीधे सीधे कोई प्रत्यक्ष संबंध न हुआ हो उनका, लेकिन फिर भी कई बार अलग अलग सभ्यताएं अलग अलग विचार या सिद्धांतों का विकास बिना दूसरे सभ्यता के विचार से परिचित हुए भी करती हैं। उसमें बहुत कुछ कॉमन या सामान्य भी होता है और कुछ ऐसा भी होता है जो केवल किसी एक सभ्यता में होता है, दूसरी में नहीं होता है। तो इस दृष्टि से हम इलियट के काव्य सिद्धांत ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को समझ सकते हैं और उससे पहले मैंने चर्चा की इलियट का जो निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत है उसको समझ सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि कैसे स्वच्छंदतावादी सिद्धांतों की आलोचना करने की प्रक्रिया में इलियट ने ये दो काव्य सिद्धांत विकसित किए, निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत और दूसरा ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का सिद्धांत। अब इसी से जुड़ी हुई उससे जुड़ी हुई बातें हैं जिनको, हाँ, मैं ये एक बात मैं छोड़ रहा हूँ कि इलियट ने जिस तरह की काव्य भाषा की प्रस्तावना की, अब जैसे अगर इलियट के सिद्धांत स्वच्छंदतावाद से भिन्न है, उसकी आलोचना करते हुए विकसित हुए हैं, तो वैसे ही इलियट जिस प्रकार की काव्य भाषा की प्रस्तावना करते हैं वो काव्य भाषा भी स्वच्छंदतावाद की
काव्य भाषा से काफ़ी अलग है। लेकिन वो क्या है, कैसी है, मेरा ख्याल है कि उसकी चर्चा का जो समय है अब वो बचा नहीं, क्योंकि 6:15 बजे हैं। अब मैं, अगर आप लोगों ने कुछ प्रश्न पूछे थे, एक दो को जैसे सव्यसाची ने एक प्रश्न पूछा है कि हैमलेट एंड इस प्रॉब्लम्स के अंत में इलियट कहते हैं कि तीव्र अनुभूति, चाहे वह आह्लादकर हो या भयावह, वस्तु के बिना हो या अपनी वस्तु को अतिक्रांत करने वाली हो, वह एक ऐसी चीज़ है जिसे हर संवेदना संपन्न व्यक्ति जानता है। ये क्या कि अब इनका कहना यह है कि क्या यहाँ इलियट ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव के सिद्धांत के विरोध में खड़े हो जाते हैं या नहीं, मुझे लगता है कि विरोध में नहीं खड़े होते हैं। वैसे अंग्रेज़ी में पढ़ने में ज़्यादा आसानी होती, लेकिन फिर भी ये वही कहना चाहते हैं कि संवेदना संपन्न व्यक्ति, उसको कैसे भी व्यक्त किया जाएगा समझ जाएगा। अब जैसे जो हैमलेट वाला उदाहरण है कि वहाँ भी संवेदना की प्रतीति, तो किसी भी हैमलेट की संवेदना की प्रतीति, उसके दुख की प्रतीति, उसकी विडंबना की प्रतीति सहृदय को होगी। लेकिन कला की दृष्टि से ज़्यादा समर्थ कला वो होगी जहाँ पर उस हैमलेट का जो अंतर्द्वंद है उसकी ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव के द्वारा पेश किया जाए। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि इलियट अपनी बात का खंडन कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं ज़रूर कि इसके बिना भी हो सकती है, लेकिन वो श्रेष्ठ, इलियट की दृष्टि में वो उतनी श्रेष्ठ कला नहीं होगी। और कदाचित इसीलिए इलियट ने हैमलेट की तो आलोचना की और किंग लियर को ज़्यादा बेहतर नाटक माना, जबकि आप लोग जानते हैं, आलोचक भी मानते हैं कि मुझे भी वो बड़ा लगता है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी सिद्धांत, चाहे वो ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव को सिद्धांत क्यों हो, वो कई प्रसंगों में तो लागू होता है और उसको आप लागू कर सकते हैं, लेकिन सर्वत्र आप उसको लागू करें, उसको आप यूनिवर्सलाइज कर दें और ये माने कि इस सिद्धांत से इतर कोई अभिव्यक्ति की कलात्मक युक्ति श्रेष्ठ नहीं होगी, ये उचित नहीं होगा। तो वही थोड़ी सी छूट इलियट ने दी है। अब ख़ास चीज़ ये है कि जैसा कि मैंने प्रारंभ में भी कहा था कि ये समझ कि इलियट क्या कहना और करना चाह रहे हैं, और उसको समझकर साहित्य पर लागू करने की सामर्थ्य अपने अंदर, कि अगर ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव का इलियट का सिद्धांत है तो उसको हम भारतीय कविता पर भी कहाँ और कैसे लागू कर सकते हैं, जिसका उदाहरण मैंने आपके सामने पेश किया। एक तो वो जो मैं अपने गुरुवर से सीखा था प्रोफेसर, और दूसरा वो जो कुमार संभवम से मैंने आपके सामने पेश किया, जो मुझे लगा कि ये इसके माध्यम से भी इलियट के ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव के सिद्धांत को हम समझ सकते हैं। तो साहित्य के विद्यार्थी के लिए या किसी विद्यार्थी के लिए ये ज़रूरी है समझना, या उसके अध्ययन या चिंतन की ये ज़रूरी सीढ़ी है कि वो ये समझे कि जो कुछ कहा जा रहा है वो क्या है और उसको हम कैसे लागू करें, उसको हम साहित्य पर, कविता पर कैसे लागू कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर क्या होता है, हम रट लेते हैं चीज़ों को और रट करके परीक्षा पास कर लेते हैं। किसी के भी सिद्धांत को आप पढ़िए तो उसको साहित्य पर कैसे लागू किया जाए, ऐसी दृष्टि और ऐसा विवेक अगर आपके अंदर पैदा हो जाता है तो मानना चाहिए कि आपने उस सिद्धांत को ठीक से समझ लिया है।
तो यही तरीका साहित्य को और सिद्धांतों को समझने का मैंने अपने गुरुदेव से सीखा था। क्योंकि असल चीज़ ये है कि किसी भी विचारक या सिद्धांतकार के यहाँ जो भी काम का है उसको हम ग्रहण करें, जो हमें काम का लगता है उसको ग्रहण करें, उसको सीखें, और जो हमें ठीक नहीं लगता है उसको छोड़ दें। लेकिन क्या काम का है ये तभी समझ में आएगा जब उस सिद्धांत को हम बहुत गहराई से मास्टर कर लेंगे, आत्मसात कर लेंगे, समझ लेंगे तब। इसीलिए मुझे कई बार इस तरह के विवाद बहुत व्यर्थ लगते हैं कि ये मैं उनको रिजेक्ट करता हूँ। मुझे ये लगता है कि बहुत सारी बातें किसी के यहाँ मेरी दृष्टि में गलत हो सकती हैं, मुझे पसंद नहीं हो सकती, लेकिन इसके बावजूद भी उसके यहाँ कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हों और काम की हों, उसे मुझे ग्रहण करना चाहिए, वहाँ पर हमारी नज़र जानी चाहिए। एक अच्छे अध्येता की पहचान ही यही है कि वो उस विचारक के यहाँ भी उन चीज़ों को चिन्हित कर ले, छांट ले जो उसके दृष्टि में महत्वपूर्ण है, और जो महत्वपूर्ण नहीं है वो छोड़ दे। जिसको अपने यहाँ जिसका उल्लेख मैंने पहले भी किया कि कबीर के माध्यम से कि सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। तो जो सारवान है उसको हम कैसे ग्रहण करें, और ग्रहण करके फिर उस लेते हैं, तब फिर उसमें हम आगे नवाचार करने की स्थिति में भी आते हैं। उसमें उपज और बढ़त हम कर सकते हैं, उसको अपने ढंग से हम विकसित कर सकते हैं, पल्लवित कर सकते हैं, कुछ लेकर उसको कुछ और बना सकते हैं। लेकिन ये संभव होगा जब हम उसको गहराई से आत्मसात करेंगे, समझेंगे। तो मैं इसी के साथ मुझे लगता है कि मुझे समाप्त करना चाहिए कि ये तरीका बहुत उत्पादक नहीं है, सार्थक नहीं है कि हम ये कहें कि इन बातों से मैं सहमत नहीं। किसी से भी पूरी तरह कोई शायद सहमत न हो, और बुद्ध का तो था ही अपदीपो भव, तो सहमत होना बहुत छोटी चीज़ है, असहमत होना उससे भी आसान है। ज़्यादा रचनात्मक और सृजनात्मक है कहीं से भी उन चीज़ों को लेना, ग्रहण करना, उसको चिन्हित करना जो हमें सार्थक लगती हैं, और फिर उसको अपने ढंग से विकसित करना। क्योंकि इलियट के प्रसंग में मैंने मुक्तिबोध की कविता का उदाहरण दिया था कि वो विचार भी उस विचारक का नहीं रह जाता है एक बार प्रकाश में आ जाने के बाद। इसीलिए मुक्तिबोध ने कहा कि मैं उसका नहीं करता, पिता धाता दुहिता नहीं होती। तो विचार भी किसी के विचार नहीं रह जाते हैं जब वो प्रकाश में आ जाते हैं, लिख लिए जाते हैं, वो सब के हो जाते हैं। और फिर ये अब हमारी सामर्थ्य पर है कि उन विचारों को हम अपने ढंग से कैसे पल्लवित और विकसित करें, उसको हम क्या नया मोड़ देते हैं। उसमें अगर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में मैं कहूँ तो उसमें कैसे हम नवता लाते हैं, उसका नवाचार हम कैसे करते हैं, ये अलग अलग व्यक्ति की सामर्थ्य और प्रतिभा से तय होता है, और उसको हमें छोड़ देना चाहिए कि हर व्यक्ति उसका अपने ढंग से विकास करेगा। तो अब तो मेरा ख्याल है कि 1:25 के आसपास है। अब मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ, और अगर आप लोग चाहें तो आप इसके अतिरिक्त भी जो प्रश्न आपके मन में हो वो आप भेज दीजिए, और ऐसे ही जैसे कुछ लोगों ने किया है। और फिर अगर आपको आवश्यकता प्रतीति हुई कि इन प्रश्नों पर एक
से कोई व्याख्यान करने की आवश्यकता है तो उसके बारे में भी सोचा जा सकता है। और उसके अलावा ये भी हो सकता है, अगर आपको इस व्याख्यान की कोई सार्थकता लगी हो तो हम किसी और विषय पर जिसको समझने में हो रही हो उस पर भी एक व्याख्यान और आगे व्याख्यान की परिकल्पना कर सकते हैं। अब ये ज़रूर है कि ये मेरे लिए भी थोड़ा सा इस तरह से बोलने का अनुभव मेरे लिए भी थोड़ा सा नया है और थोड़ा सा उसमें इसीलिए हो सकता है कि कुछ अटपटापन भी का एहसास मुझे भी हो। और इसको जहाँ आपके सामने वो नहीं है या वो गोचर नहीं हो रहे हैं, दिखाई नहीं पड़ रहे हैं जिनको आप संबोधित कर रहे हैं, तो अभी तो फिलहाल मुझे ये अंतर फिल्म और नाटक वाला लग रहा है। जैसे नाटक में होता है कि अभिनेता जो कुछ करता है उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है दर्शक पर, उसको वो तत्काल देखता है। तो कक्षा तो वही है, नाटक है, जहाँ आप देखते हैं कि आप जो कुछ पढ़ा रहे हैं उस मुझे लगता है कि फिल्म है, जहाँ आप बोल तो रहे हैं लेकिन आपको मालूम नहीं है कि ये बात विद्यार्थियों के अंदर कैसे जाएगी। तो इसीलिए शुरुआत में तो नाटक वाले फिल्म को पसंद ही नहीं करते थे। नाटक के जो अभिनेता थे उनको लगता था कि फिल्म भी कोई कला है जहाँ पर सीधे आपका संवाद हो। ये बात आप भारतीय संगीत के बारे में भी कह सकते हैं कि हमारे हिंदुस्तानी संगीत के जितने भी बड़े गायक या इंस्ट्रूमेंटलिस्ट रहे हैं, उनका सर्वोत्तम तब प्रकट होता है जब वो श्रोताओं के सामने, दर्शकों के सामने गाते हैं। अगर आप उनको स्टूडियो में बैठा के गवाइए तो वो चीज़ नहीं आएगी, क्योंकि उनका जो गायन है वो कहीं ना कहीं अपने श्रोता से जुड़ा हुआ है। और इस बात का आधुनिक स्टूडियो आ जाने के बाद लोगों को एहसास हुआ होगा। और इसीलिए आप जानते हैं कि बाद में आकाशवाणी संगीत सभा होती थी, जहाँ श्रोताओं के सम्मुख भारतीय संगीत के गायक या वादक अपनी कला का प्रदर्शन करते थे, क्योंकि उनके समझ में ये आ गया था कि स्टूडियो में अगर हम इनसे गवाएंगे तो वो बात नहीं आएगी। इसीलिए आप किसी भी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के गायक या वादक को सुनिए तो उनकी जो लाइव रिकॉर्डिंग्स हैं उसमें जो बात है वो स्टूडियो में जो उन्होंने रिकॉर्ड कराया है या किया गया है उसमें नहीं है। तो खैर, ये तो बात से बात निकलती चली जाती है। तो फिलहाल मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, और जैसा भी आपका सुझाव हो आप मुझे बताएं ताकि हम आगे उसी के अनुसार योजना बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।